बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्ट का नाम पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है। हम पीरा एक्ट के शेड्यूल लॉ से पहले एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और एसडीओ के पेपर में वो तमाम एमसीक्यूज कवर करेंगे जो पेपर के लिहाज से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। सबसे पहले हमने एक्ट का नाम अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद एक्ट का नंबर, ये 2020 का एक्ट नंबर 15 है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट 11 अगस्त 2020 है। ये 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट हमने करना है इसकी डेफिनेशन में मैं सिर्फ आपको 2 डेफिनेशंस बता रहा हूं, एक 2C और 2E में बताई गई है। पहली डेफिनेशन डीलर के साथ डील करती है। डीलर कौन होगा? एनी पर्सन, ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म या मैन्युफैक्चरर वगैरह। इस डेफिनेशंस को, डीलर की डेफिनेशंस को आप जनरली पढ़ लें। आपको पता होना चाहिए कि 2C में डीलर की डेफिनेशन बताई गई है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो होल्डिंग की है। इसको होल्ड भी कह सकते हैं और होर्डिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्ट का नाम होर्डिंग है तो हमें यह जानना जरूरी है कि होर्डिंग का मतलब क्या है और इसकी एज पर लॉ डेफिनेशन क्या है, कौन से एक्ट डीलर के होर्डिंग में शुमार होंगे। तो होर्डिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। होर्डिंग का मतलब है जखीरा अंदोजी। जखीरा अंदोजी, अगर कोई बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जखीरा अंदोजी करता है जिसका पर्पस ये है कि इस चीज की कीमतें बढ़ेगी तो इसको मार्केट में लेके आएंगे और महंगे दामों फरोख्त करेंगे, तो उसको जखीरा अंदोजी कहते हैं और इंग्लिश में उसको होर्डिंग कहते हैं। अब लॉ में इसकी डेफिनेशन 2E में डिफाइन की गई। अब ये आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि लॉ में होर्डिंग की डेफिनेशन क्या बताई गई है। होर्डिंग की डेफिनेशन में 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, स्टॉकिंग और स्टोरिंग। स्टॉक करना या स्टोर करना किसी भी चीज को, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसकी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट बता दी है कि आप इस लिमिट से ज्यादा किसी चीज को स्टोर या स्टॉक नहीं कर सकते। अगर कोई डीलर उस लिमिट को, उस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करता है और उस क्वांटिटी से ज्यादा उस चीज को स्टॉक या स्टोर करता है तो उसको हम होर्डिंग में शुमार करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये होर्डिंग है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसमें मैक्सिमम लिमिट बताई गई हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि स्टॉकिंग और अकोमुलेशन, अगर कोई डीलर स्टॉक करता है किसी आर्टिकल को और उसको मार्केट में नहीं लेके आता, जबकि मार्केट में कंज्यूमर उस चीज के लिए फिर रहा है, उसको ढूंढ रहा है, मार्केट में उस चीज की डिमांड है, लोगों को उस चीज की जरूरत है, लेकिन डीलर उसको स्टॉक करके बैठा है, डिमांड होने के बावजूद उसको फरोख्त नहीं कर रहा, जिसका पर्पस ये है कि इसको वक्त आने पर, कीमतों में इजाफा होने पर या आर्टिफिशियल कीमतों में इजाफा करके इसको फरोख्त किया जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन ये भी होर्डिंग में शुमार होगी।
होर्डिंग की दो सिचुएशन हमने देखी, जहां पर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट बता दी और जहां पर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई। जहां पर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट बता दी तो उससे ज्यादा रखना होर्डिंग है, और जहां पर नहीं बताई तो फिर चीज को, आर्टिकल्स को स्टोर कर लेना और मार्केट में डिमांड होने के बावजूद उसको फरोख्त ना करना होर्डिंग में शुमार होगा। अब हम इसका सेक्शन 3 देखेंगे। हमने होर्डिंग को देख लिया। अब जो कोई शख्स होर्डिंग करेगा, जो कोई शख्स डीलर है और वो होर्डिंग करता है, तो उसको होनी है सजा। हमने याद रखनी है उसकी सजा। उसको सजा होगी 3 साल, 3 साल कैद, 3 साल कैद और जुर्माना। अब आपने समझना है कि उसको जुर्माना कितना होगा। एक शख्स ने होर्डिंग की जिसके आर्टिकल्स होर्डिंग में सीज किए गए, पकड़े गए, उनकी कीमत 10 लाख रुपए थी, तो अब उस 10 लाख का 50% उसको जुर्माना होगा। अब ये जुर्माना फिक्स नहीं है, वो आर्टिकल्स, उनकी कीमत लगाई जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी और उस डिटर्मिनेशन के बाद जब उसकी वैल्यू सामने आएगी तो उसका 50% उस बंदे को, उस ऑफेंडर को फाइन किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। आपने जो याद रखना है वो ये है कि 3 साल कैद और 50% आर्टिकल्स का, 50% होर्डिंग आर्टिकल्स का फाइन किया जाए। सेक्शन 4 डील करता है पावर टू सर्च एंड सीजर। सेक्शन 4 ऑफिसर को पावर देता है कि वो, अगर उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो वो किसी भी प्रीमिसेस को, किसी भी प्लेस को सर्च कर सकता है और वहां पर मौजूद आर्टिकल्स को अपने कब्जे में ले सकता है, सीज कर सकता है। सेक्शन 4 में आपने ये बात याद रखनी है कि ये डील करता है, किसी ऑफिसर्स को पावर देता है कि वो सर्च कर सके, इंस्पेक्ट कर सके और आर्टिकल्स को सीज कर ले। और इसके लिए, होर्डिंग की प्रोसीडिंग के लिए किसी भी ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं अगली आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शन सर्च से और सीजर से रिलेटेड हैं, सीजर से रेलिवेंट हैं, वो होर्डिंग की प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये उन्होंने पेपर में पूछना है आपसे कि क्या सीआरपीसी के प्रोविजंस होर्डिंग की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होंगे, तो आपने उसका आंसर यही करना है कि नहीं होंगे। और ये बात बताई गई है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में ऑक्शन का बताया गया है। अब देखें, सेक्शन 4 में जो आर्टिकल सीज हो गए हैं उन आर्टिकल्स को ऑक्शन करना है, सेल कर देना है, फरोख्त कर देना है। अब इन आर्टिकल को फरोख्त करने का क्या तरीकाकार होगा, वो तरीकाकार पीरा के रूल्स 20 में बताया गया है। वो एक अलग से कंप्लीट लेक्चर है, वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, वो बाद में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पीरा के ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 के रूल 20 में बताया गया है ऑक्शन का प्रोसीजर। अब पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स, इसको हमने देखना है। अब जो आर्टिकल्स वहां पर सीज किए गए उनको एथोराइज्ड ऑफिसर ने ऑक्शन कर देना है, जो तरीकाकार रूल 20 में बताया गया है उस तरीकाकार के मुताबिक। अब नेक्स्ट, इन आर्टिकल्स का होना क्या है, उस पेमेंट का क्या होना है। जब वो ऑक्शन हो जाएगी और वहां से जो पेमेंट आएगी उस पेमेंट को नेशनल बैंक में डिपॉजिट करवाना है। पेमेंट को नेशनल बैंक में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक का नाम पूछ सकते हैं। नेशनल बैंक में पेमेंट को डिपॉजिट करवाना है और बाद में अक्यूज्ड का होना है ट्रायल। अक्यूज्ड का ट्रायल हुआ, अगर वो एक्विट हो जाता है,
एक्विट कहते हैं बरी होने को। अगर कोर्ट उसको एक्विट कर देती है, बरी कर देती है, तो वो पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी विद प्रॉफिट अक्यूज्ड को। उन आर्टिकल्स की पेमेंट अक्यूज्ड को रिलीज कर दी जाएगी। अगर उसको सजा हो जाती है, वो कन्विक्ट हो जाता है, तो कन्विक्शन की सूरत में, सजा की सूरत में वो पेमेंट रिलीज हो जाएगी गवर्नमेंट एक्सचेकर को। अगर कन्विक्शन होती है तो पेमेंट गवर्नमेंट के पास जाएगी, अगर एक्विटल होती है तो पेमेंट अक्यूज को विद प्रॉफिट रिलीज कर दी जाएगी। सेक्शन 6 को देखें। सेक्शन 6 बताता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है कि जो ऑफेंस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे सेक्शन 6 से और नॉन बेलेबल होंगे। सेक्शन 6 में एक बात याद रख लें, होल्डिंग एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। सेक्शन 7 आप खुद करेंगे, उसको पढ़ लें, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 में आपको करवा देता हूं, पावर टू ट्राई सेमरली। इसमें आपका एमसीक्यूज बनेगा कि मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेगा जो अंडर सेक्शन 14A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें दूसरा एमसीक्यूज आपका बनेगा कि ट्रायल कितने दिन के अंदर डिसाइड होना है, वो 30 डेज इसमें बताया गया है सेक्शन 8 में। समरी ट्रायल होगा, एक बात मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 14A इसका ट्रायल सुनेगा और 30 दिन के अंदर अंदर इस ट्रायल का फैसला होगा। उसके बाद ट्रायल का फैसला हो गया तो अगला जो स्टेप है वो अपील का आता है। अपील सेशन जज के पास होगी, सेशन जज के पास होगी, ये बात याद रखनी है, और 30 दिन के अंदर अंदर होगी। मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो सकती है और सेशन कोर्ट में होगी। उस सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 10 को देखें, रिवर्ट फॉर इन्फॉर्मर। अब देखें, एक बंदे ने होल्डिंग की इंफॉर्मेशन दी, उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल में वो बंदा जो मुलजिम था उसको सजा हो गई। अब उसमें जो उसके सीज आर्टिकल थे जिनको एथोराइज्ड ऑफिसर ने ऑक्शन किया था और वो पेमेंट गवर्नमेंट के पास चली गई थी। अब वो पेमेंट जो गवर्नमेंट के पास गई उसका 10% जिसने होल्डिंग की इंफॉर्मेशन दी थी उसको दिया जाएगा, ये उसका इनाम होगा। होल्डिंग की इंफॉर्मेशन देने वाले को, इन्फॉर्मर को 10% जो आर्टिकल होंगे सीज्ड आर्टिकल का जिनकी ऑक्शन हुई उसका 10% रिवर्ट दिया जाएगा। ये 10% वाला फिगर आपको याद होना चाहिए कि रिवर्ट उसका, इन्फॉर्मर का रिवर्ट 10% है। अब उसके बाद सेक्शन 11 कहता है कि जो डीलर हैं, सेक्शन 11 कहता है कि जो डीलर है वो डीलर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो स्टॉक कर रहे हैं एथोराइज्ड ऑफिसर को। जब एथोराइज्ड ऑफिसर तहरीरी तौर पर उनसे डिमांड करता है कि उसको तमाम इंफॉर्मेशन दी जाए तो ये बाउंड है कि वो उसको अपनी प्रोडक्शन के बारे में और अपने पास स्टॉक किए हुए आर्टिकल्स को या थिंग्स को कंप्लीटली और ट्रूली इन्फॉर्म करें एथोराइज्ड ऑफिसर को। ये सेक्शन 11 इस इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन के बारे में बताता है और इसका मतलब यही है कि डीलर ने ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है एथोराइज्ड ऑफिसर को जब वो तहरीरी तौर पर डिमांड करे कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए। अब इसी सेक्शन से रेलिवेंट अगला सेक्शन है कि अब डीलर ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देता, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, झूठ बोलता है, सही नहीं बताता, फॉल्स डॉक्यूमेंट सामने लेके आता है। जब एथोराइज्ड ऑफिसर किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पे या किसी गोदाम पे
इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उस इंस्पेक्शन के दौरान डीलर ट्रेडर जो है ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैन्युफैक्चरर ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देता, झूठ बोलता है, तो फिर उस पे होर्डिंग एक्ट में सजा रख दी गई। होर्डिंग एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि अगर ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो फॉल्स इंफॉर्मेशन की सूरत में 3 साल कैद होगी, 3 साल कैद होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। इसके बाद आपने करना है सेक्शन 18, सेक्शन 18 दरमियान वाले, और बाकी सेक्शन आप छोड़ दें, पेपर से रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 18 को कर लें। इसमें एक बात अहम बताई गई है कि इस एक्ट से पहले होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 था। ऑर्डिनेंस 2020 का रिपील हुआ। रिपील का मतलब खत्म हुआ। आप एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था जो रिपील हुआ, तो 2020 का ऑर्डिनेंस जो है उसको रिपील किया गया और उसके बाद ये एक्ट आया। तो हमने होर्डिंग एक्ट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा